तुम कुंवारी हो, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और खूबसूरत लड़कियों का पैर फिसलने में देर नहीं लगती। मैं हैरान रह गई। क्या मेरी सास मुझ पर इल्जाम लगा रही थी? मैंने शाम को यह बात अपने पति को बताई तो उसने कहा कि पागल, वह इल्जाम नहीं लगा रही थी। यहाँ पर तो ये रस्म है, इस गांव में ऐसा ही होता है। जबकि मुझे नहीं लगता था कि यहाँ ऐसी कोई रस्म होगी। ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे। बहरहाल इस बात की खुशी थी कि मैं कुंवारी हूँ। शाम को मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी और मैं हैरान थी कि अभी तक यहाँ पर कितनी अज्ञानता है। मेरे ससुर की सेहत अच्छी थी। शायद कोल्हू पर काम करने की वजह से वह काफी मजबूत जिस्म के मालिक लगते थे। सुबह ही काम शुरू कर देते थे। अक्सर लोग इनके पास अपना सामान लेकर आते थे। मैंने सुना था कि बालों के लिए नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है। एक दिन एक आदमी नारियल की बोरी उठाकर ले आया। उसने कहा कि शाम तक इसमें से तेल निकाल दे। मैंने सास से कहा कि 1 सीसी तेल मेरे लिए भी रख ले। इतना सारा तेल है, इसको क्या पता चलेगा? मैंने अपने बालों में लगाना है। मेरी सास ने कहा कि नहीं, ये तो आर्डर वाला तेल है, अच्छा नहीं लगता, आर्डर मिला है हमें, ऐसे हम सामान में से नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि 1 सीसी निकालने से क्या हो जाएगा? मेरे हाथ में बोतल थी जो कि बहुत ही छोटी थी। इसमें तो 1 छटक तेल भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि हम इस आदमी को बता देंगे, थोड़ा सा तेल रख लिया है, वह क्या कहेगा, इतनी बड़ी बोरी लेकर आया है। मेरी सास ने कहा कि नहीं, हम इस तरह की मनमानी नहीं करते। मैं हैरान रह गई थी कि इस तरह की मनमानी नहीं करते, लेकिन और सारे गलत काम करते हैं। इस घर में कोई भगवान को भी नहीं मानना था। झूठ बोलते थे सब लोग। और फिर भी जब मैंने कह दिया कि हम बता देंगे इस आदमी को, फिर भी उन्होंने मुझे तेल नहीं रखने दिया। एक दिन मैं और मेरे पति कमरे में बैठे हुए थे। रात का वक्त था जब अचानक से ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि 1 मिनट चुप कर जाए, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? लेकिन मेरे पति ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मुझे फिर से आवाज आई। मैंने कहा कि हमारे घर में से ही आवाजें आ रही हैं और किसी औरत की आवाज है। तो मेरे पति ने कहा कि किसी भी औरत की आवाज नहीं है, माँ बाबा भी इस वक्त सो जाते हैं और इस घर में और कोई औरत भी नहीं है, परेशान नहीं हो। पर मैंने कहा कि नहीं, आवाज तो आ रही है। और मेरा पति आवाज सुनकर भी अनसुनी कर रहा था। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मेरा पति मेरे लिए एक फिल्म लेकर आया। उसने कहा कि हम ये फिल्म देखेंगे। रात को हमने कमरे के अंदर ही फिल्म लगाई और इस फिल्म में एक ऐसा मंजर था कि रात होते ही हीरो अजीब सा हैवान बन जाता था और जब उस पर चांद की रोशनी पड़ती थी। मैं और मेरा पति यूं तो फिल्म देख रहे थे, पर मेरा पति मुझे देख रहा था। जब मैं डरने लगी तो उसने कहा कि तुम्हें डर लग रहा है? मैंने कहा कि हाँ, बहुत ज्यादा। यह देखो क्या हो गया हीरो को, इतना भयानक हैवान बन गया। तो पति ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हो तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा कि क्या मतलब है, ये कैसे हो सकता है? क्या आप इस तरह से हैवान बन जाएंगे? मैंने हंसकर कहा तो उसने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं, लेकिन हो सकता है। मेरे होने वाले ससुराल वाले गुब्बी नाम के गांव में रहते थे। मेरा नाम मीनू था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब मेरे लिए गुब्बी नाम के गांव से रिश्ता आया तो मैं गांव में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि हमारा घर बेंगलोर से काफी करीब था। लेकिन घर वालों ने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, इनका अपना तेल का कोल्हू है। गांव के लोगों के लिए यह बात बहुत बड़ी थी कि इनका अपना तेल का कोल्हू है। बस मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं घर में आई तो मैंने देखा कि इस घर में वाकई एक कोल्हू लगा हुआ था, जो मेरे ससुर ने अपने घर में ही लगवाया हुआ था, और वह अलग अलग चीजों का तेल निकाल कर बेचा करते थे। मैं बेंगलोर की थी, इसीलिए मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। बेंगलोर की औरतें तो होती ही खूबसूरत है। सोचा कि चलो, असली तेल तो मिल ही जाएगा इस घर में। मगर जब यहाँ पर रहने लगी तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मेरा पति अच्छा था और मेरा ख्याल करता था। मेरी सास एक चालाक औरत थी। उसने शादी के शुरू के दिनों में ही काफी चालाकी की। सबसे बड़ी चालाकी तो उसने यह कि शादी वाले दिन ही सुबह मेरे कमरे में आ गई और मुझसे एक सवाल पूछ लिया।
मैंने भी उसको सीधा जवाब दे दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो बेटी, यह तो यहाँ की रस्म व रिवाज है। हमें यह पता लगाना होता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं, और किसी दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए और मैं इसी तरह तुम्हारे पीछे भाग पड़ूं, तो मैंने कहा कि इस तरह के हालात में आने नहीं दूंगी। आपको क्यों गुस्सा आएगा, और वैसे भी मैं आपको कभी भी गुस्सा नहीं करने दूंगी। मेरा पति गंभीर था, जबकि मैं बात को मजाक में टाल रही थी, और मैंने कहा कि अगर आप इस तरह के हैवान बन भी गए तो फिर जाहिर है मुझे तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि घर में कोई तेल पड़ा है, क्या मैंने अपने बालों में लगाना है? तो मेरी सास चौंक गई, बोली नहीं, घर में कोई तेल नहीं होता, हम सारा तेल बेच देते हैं। आजकल बड़ी महंगाई है, इसीलिए एक एक कतरा भी बेचकर घर के सौदे लेते हैं। आम इंसान के घर में भी तेल तो होता ही है, और यहाँ तो मैं वैसे भी तेल वालों के घर में आ गई थी, मगर मुझे एक बूंद तेल भी नहीं मिल रहा था। मैं उदास बैठी थी तो मेरे पति ने कहा कि बड़ी प्यारी लग रही हो, कितनी खूबसूरत हो, और तुम्हारे बाल भी। मैंने कहा कि यह खूबसूरत बाल 4 दिन में गिर जाएंगे और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो मेरे पति ने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि अपने घर में मैं रोज बालों में तेल लगाती थी और यहाँ पर मुझे एक कतरा ही तेल का नहीं मिल रहा। क्या फायदा हुआ मुझे आप लोगों के घर में शादी करके? जिस चीज का आप लोग कारोबार करते हैं वह चीज बाहर से भी नहीं खरीदते। लेकिन अब आप एक काम करें, मुझे बाहर से कोई अच्छा सा तेल ला दे तो मैं अपने सर में लगा लूंगी। मेरे पति का मुंह अजीब सा बन गया। उसने कहा कि नहीं, माँ गुस्सा करती है, पैसे खर्च होते हैं। मैंने कहा कि मेरे से पैसे ले लें, क्या मसला है आपको? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस फिर भी गुस्सा करती है, इनको पता चल जाएगा। मैंने कहा पता नहीं लगने दूंगी। तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, वह तुम्हारे बालों में तेल लगा हुआ देख लेंगी और उनको ये पता चल जाएगा। मैंने कहा कि मैं सर पर दुपट्टा कर लूंगी। मेरे पति ने कहा कि जिस गली जाना नहीं होता उसका पता नहीं पूछते। तुम ऐसा कोई काम ही ना करो जिसके अंदर फसाद बनने का अंदेशा हो। मैं तो परेशान हो गई। मेरे तो लंबे घने बाल थे और मैं अपने बालों की वजह से ही तो खूबसूरत और मशहूर थी। मेरे बाल तो खराब हो रहे थे। सारी जिंदगी उनको संभाल कर रखा था। पहले मेरी माँ, मेरी नानी, सब लोग मेरे बालों की इतनी हिफाजत करते थे। मैंने अपनी सास से दोबारा बात की तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद कौन से बाल बचते हैं, रोजाना नहा नहा कर बाल खत्म हो जाते हैं। बच्चे पैदा करोगी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जब बच्चा बोलने वाला होता है तो माँ के सर के बाल वैसे ही उतर जाते हैं। इसलिए इन बालों की फिक्र छोड़ो और घर को संभालो। मुझे पता था कि वह यही जवाब देगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं अपने घर गई तो माँ से कहा कि मेरे सर में तेल लगा दे, तो माँ भी हैरान रह गई कि यह क्या हाल बना लिया तुमने, सर में तेल भी नहीं लगा सकती। तेल के कोल्हू वालों के घर गई हो, तुम्हें नहीं मिलता क्या? तो मैं उनको क्या जवाब देती? मैंने अपने भाई को पैसे देकर तेल की बड़ी सीसी मंगवा ली और सोचा कि अपने कमरे में रखूंगी। अपनी सास से भी यह बात छुपाऊंगी और अपने पति से भी, क्योंकि मुझे अपने बालों से मोहब्बत है। अभी मेरे बच्चे पैदा नहीं होने वाले, अभी से ही मैं अपने बालों की हिफाजत करना क्यों छोड़ दूं? जब बच्चे पैदा होंगे तब भी मैं अच्छे से हिफाजत करूंगी। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और सुबह सुबह ही शोर की आवाज आई। जब मैं उठी तो उसका एम्बुलेंस में डालकर लेकर जा रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या हो गया, अचानक इतनी हालत कैसे खराब हो गई कि एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं। पर मेरे पति ने कहा कि तुम बाबा के साथ आ जाना, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ। मैं हैरान हुई कि मेरी सास को ले जाया जा रहा है और मेरे ससुर अभी तक सो रहे थे। अब मैंने भी अस्पताल जाना था क्योंकि मुझे भी फिक्र थी मेरी सास की, लेकिन ससुर जी उठ ही नहीं रहे थे। यानी कि मैंने उनको एक दफा जगाया, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसके बाद जब उठे तो मैंने बताया कि यह सब कुछ हुआ है। मैं काफी परेशान होकर बोली। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाओ, फिर चलते हैं। मैंने कहा कि यह किस किस्म का इंसान है, इसकी पत्नी को एम्बुलेंस में लेकर गए हैं।
कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ है और इसको नाश्ता करने की पड़ी है। मैंने नाश्ता बनाया, फिर उन्होंने चाय पी, फिर मुझसे थोड़ी देर के बाद चाय को दोबारा गर्म करवा कर पीते रहे, अखबार पढ़ते रहे, थोड़ी देर खबरें सुनी। इतनी देर में मेरी सास और पति घर आ गए। सास को कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं था, उनके सर पर चोट लगी थी और शायद इसीलिए वह बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरा दर्द मेरा सर दरवाजे से लग गया था, पर उनकी गर्दन पर भी अजीब तरह के निशान थे। एक निशान पर तो पट्टी बांधी गई थी। अगर इंसान का सर लगता है तो यह बात तो समझ में आती है, लेकिन गर्दन कभी भी किसी जगह नहीं लगती, क्योंकि गर्दन को सर बचा लेता है। गर्दन पर तो तब चोट लगती है जब डायरेक्ट गर्दन पर वार किया जाता है। लेकिन मेरी सास कुछ घबराई हुई लग रही थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने अपने पति से कहा कि हुआ क्या था, ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है। माँ बहुत ज्यादा लापरवाह है। लेकिन इस औरत को यह तो याद रहता था कि घर में कितनी चीनी इस्तेमाल हुई है और किसने कितने चम्मच चीनी इस्तेमाल की है। ऐसी औरत लापरवाह कैसे हो सकती थी। यह दिन भी गुजर गया और अगले दिन मैंने देखा कि मेरी लाई हुई तेल की शीशी जिस जगह पर मैंने रखी थी उस जगह पर नहीं थी। कमरे में भी तेल गिरा हुआ था। जाने किसने तेल की बोतल वहां से उठाई थी, लेकिन कौन उठा सकता था जबकि किसी को पता ही नहीं था। मैंने सुना मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि हमें यह काम खत्म कर देना चाहिए। मैं अब एहतियात कर कर के पागल हो गई हूँ। तुम्हें अपने बाबा का तो पता है ना, मैं कब तक यह सब कुछ करूँगी। मुझे आग से डर लगता है और हम घर के अंदर ही आग लगा कर बैठे हैं। इसको कोल्हू को यहाँ से हटा दो। मैं हैरान हुई कि मेरी सास ने तेल के कोल्हू को आग के साथ क्यों जोड़ा। ये तो इनका रोजगार था, क्योंकि मेरा पति तो सिर्फ 10,000 की नौकरी करता था, उसमें से भी 2,000 का उसका पेट्रोल लग जाता था। मेरे पति ने यही कहा कि अगर ये बंद हो गया तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। इतना पुराना कोल्हू है, सारे मोहल्ले वालों को भी पता है, मेरे दादा के जमाने का है। माँ जी ने कहा कि हाँ, तुम लोगों को कारोबार की पड़ी है, यह नहीं पता कि तुम्हारे बाप को तेल से। मेरी सास बोल रही थी कि उसने मुझे देख लिया कि मैं उनकी बातें सुन रही थी और वह अपनी बात अधूरी छोड़कर वहां से चली गई। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम हमारी बातें सुन रही हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो चाय का पूछने आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने चाय पी ली है और फिर घर से चले गए। काफी परेशान लग रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि मेरी सास को क्या मसला था इस कारोबार से, और मेरी सास इतना क्यों डरी रहती थी। अक्सर उसके जिस्म पर जख्म क्यों होते थे और मेरे ससुर पूरा दिन कमरे में ही क्यों बैठे रहते थे। यहाँ तक कि अब तो कोल्हू को भी मेरी सास खुद ही चलाया करती थी। मेरे ससुर की मुझे कोई समझ नहीं आती थी। वह किसी मामले में भी नहीं बोलते थे। उनको किसी बात से कोई मसला नहीं होता था। ना वह 3 में न 13 में थे, लेकिन फिर भी मेरी सास कहती थी कि इस घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं वह सब की सब तुम्हारे ससुर की वजह से आ रही हैं। हमें समझ नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों कहती थी। एक दिन मैं सब्जी लेने के लिए मोहल्ले की दुकान पर गई तो मुझे वहां पर एक औरत मिली जिसने मुझे पहचान लिया और मेरे पति का नाम लेकर बोली, तुम उसकी पत्नी हो ना। मैंने कहा, जी, मैंने उस औरत को शादी में देखा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ। मैंने कहा, घर चलिए, पर वह डर सी गई। नहीं, हम घर नहीं आ सकते। मैंने कहा, क्यों? आप हमारे घर क्यों नहीं आ सकती? उसने कहा, शादी तो तुम लोगों ने मैरिज हॉल में की थी, इसलिए हम शादी में आ गए थे, लेकिन हम घर में नहीं आ सकते। मैंने कहा कि यह क्या बात हुई? वो बोली कि तुम घर में रहती हो, तुम्हें 3-4 महीने में कोई अजीब बात नहीं पता चली। मैंने कहा कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे भी अजीब लगती है। यह खानदान काफी रहस्यमयी है, शायद उनका कोई राज है जो छुपाते हैं। तो बुआ ने कहा कि मैं तुम्हें सड़क पर क्या बताऊं, पर उनका एक बहुत बड़ा राज है और मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि तुम अपने ससुर से बहुत दूर रहना। तुम्हारे ससुर के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन एक बात याद रखना कि वह गड़बड़ तुम्हारी सास की वजह से ही है। मैंने कहा कि आप मुझे उलझा रही हैं, मुझे तो किसी भी बात की समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकती
और यहाँ पर खड़े होकर तो कुछ भी नहीं, और शायद तुम यकीन भी नहीं करोगी। तुम किसी दिन उस कोल्हू में से थोड़ा सा तेल निकालकर किसी ऐसी जगह पर रख देना जहाँ पर कोई भी उसको आसानी से देख सके। उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में क्या मसला है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि यह क्या बात है। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चले, आप मेरे कमरे में बैठ जाए, वहीं पर बैठकर आप मुझे पूरी बात से बता दीजिएगा। पर उस औरत ने कहा कि मैं घर में आ नहीं सकती हूँ। घर जाकर किसी को भी ना कहना कि तुम मुझसे मिली थी, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं नहीं कहूँगी। जब मैं वापस आई तो मेरी सास कोल्हू से तेल निकाल रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि आज इतनी देर लगा दी। सब्जी दुकान से लेने गई थी या खेत से? मैंने कहा कि बड़ी भीड़ थी। उसने कहा जल्दी जल्दी खाना बना लो, मुझे आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, मुझे शाम लग जाएगी। मैंने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े ऑर्डर में से पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तेल छुपाया है। इसलिए मैंने एक छोटी सी बोतल तेल की चुराकर उसे घर में एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर वह मेरी सास को तो नजर ना आए, लेकिन आते जाते किसी और को नजर आ जाए। और उस औरत की बातों के बारे में सोचकर हैरान होने लगी कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही थी। रात हुई तो मेरे पति ने कहा कि आज रात को वो घर नहीं आएगा क्योंकि उसके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है और वह देर से आएगा। शायद सुबह 4-5 बजे तक आए। मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी जब मेरे कानों ने शोर की आवाज सुनी। पहले कोई जोर से चिल्लाया और उसके बाद वह आवाज दब गई। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। आवाज उधर से ही आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई और मैंने कान लगाकर सुना तो महसूस हुआ कि मेरी सास बुरी तरह रो रही थी और किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। मैं भी डर गई कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। पलट कर गेट की तरफ देखा कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया, लेकिन हम गेट को अंदर से ताला लगाकर सोते थे और ताला अभी भी लगा हुआ था। मेरी सास ने चाबी भी मुझे ही दी हुई थी और कहा था कि सुबह ताला खोल देना क्योंकि तुम्हारा पति सुबह सुबह आएगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि उस कमरे में तो उस वक्त सिर्फ मेरी सास और ससुर ही थे। थोड़ी देर के बाद अजीबोगरीब किस्म की आवाज आना शुरू हो गई। मेरी सास ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जाहिर है मैंने ही मदद करनी थी, और किसने मदद करनी थी जबकि मैं खुद बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने करीब पड़ा एक डंडा उठा लिया और एक झटके से दरवाजा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे ससुर किसी हैवान की तरह हाँप रहे थे और उनकी शक्ल ऐसी बनी हुई थी जैसे वह सास की तो क्या मेरी भी जान ले लेंगे। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मुझे मार डालेंगे। मेरी सास ने कहा कि निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ। मैंने उनकी तरफ डंडा किया, लेकिन वह चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़े और मुझे भी भागना पड़ गया। मैं जाकर अपने कमरे में छुप गई। मुझे वह सीन याद आ गया जो मुझे मेरे पति ने दिखाया था कि जब उस फिल्म में हीरो के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है तो वह दरिंदा बन जाता है, क्योंकि मेरे ससुर की हालत भी ऐसी ही थी। वह किसी दरिंदे की तरह पेश आ रहे थे। मैंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस स्टेशन हमारे करीब ही था। वह लोग वहां पर आ गए और मेरे ससुर को पकड़कर ले गए। पर जैसे ही उन्होंने मेरे ससुर को पकड़ा तो ससुर बेहोश हो गए। उसके बाद हमसे बयान लिया गया। मेरा पति भी आ गया। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे घर में पहले भी होता रहा है। मैंने कहा क्या मतलब है, पूरी बात बताओ। तो मेरी सास और पति ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मेरी सास ने बताया कि तुम्हारे ससुर के साथ मेरी मोहब्बत की शादी थी, और जैसा मोहब्बत की शादी में होता है, हम 1 साल के अंदर ही बहुत ज्यादा लड़ने लगे। मैं अपने घर में चली गई और मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। उसके बाद मैंने अपने पति के पास वापस आने से इनकार कर दिया। यह मेरी याद में बहुत ही ज्यादा तड़पता रहता था और हर तरीके से मुझे मनाने की कोशिश की। पर जब इसने अलग घर बनाया तब कहीं जाकर मैं वापस आई, और तब मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था। 2 साल तुम्हारे ससुर ने बहुत तंगी में काटे, बहुत ज्यादा मेहनत की, कोई साथ देने वाला नहीं था। पत्नी भी पास नहीं थी क्योंकि मैं नाराज थी। वो अपनी औलाद से भी नहीं मिल सकते थे।
क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सख्त थे इस मामले में। जब मैं 2 साल के बाद वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरे पति को एक खतरनाक बीमारी हो चुकी है, जिसमें अचानक से ही उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वह किसी हैवान की तरह पेश आने लगता है। ये कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है और इसके बाद इनका गुस्सा मुझसे मुझ पर ही निकलता है। ये जिस तरह से भी निकालना चाहे मुझ पर ही निकालता है, इसलिए बार बार मेरी तबीयत खराब रहती है। सारे रिश्तेदारों को पता है कि यह पागल है और मेरी वजह से पागल हुआ है, इसलिए हमारे घर पर कोई आता भी नहीं है। शादी में भी वह लोग इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हारे ससुर शादी में नहीं थे और हमने शादी मैरिज हॉल में की थी, घर में नहीं की थी। मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि आप लोगों ने डॉक्टर से बात नहीं की? तो मेरी सास ने कहा कि डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर कहता है कि इनको पागल खाने में दाखिल करना होगा और वहीं पर रखना होगा, लेकिन मैं इनको वहां नहीं भेजना चाहती। इस तरह हमारे बदनामी होगी और वहां पता नहीं इनके साथ वो लोग क्या सुलूक करेंगे, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी सास ने रोना शुरू कर दिया और मेरे पति ने मुझे कहा कि तुमको पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। मैंने कहा कि मुझे क्या पता था, जो हालत मैंने उनकी देखी, मुझे लगा कि वह जानबूझकर मेरी सास को जान से मार देना चाहते हैं, इसीलिए तुरंत पुलिस को बता दिया। बाद में मैंने पुलिस को दोबारा बयान दिया। ससुर को वापस घर ले आए और अपनी सास को समझाया कि हर बीमारी पागलपन नहीं होती है, हमें उनका इलाज करवाना होगा। फिर हमने उनका इलाज शुरू करवाया। जब तक वह दवाइयाँ लेते तो ठीक रहते थे और जब दवाइयाँ नहीं लेते तो हालत फिर से खराब होने लगती थी। लेकिन मैंने अपनी सास को कहा कि आपने दवाई जिम्मेदारी से टाइम पर देनी है और छुपा कर देनी है। अभी फिलहाल इसी तरह जिंदगी गुजर रही है। हम सब इनका बहुत ख्याल करते हैं और अगर इन्हें इस तरह का दौरा पड़ जाए तो सास को वहां से हटा लेते हैं। वाकई इंसान का दिमाग बड़ा ही अजीब है। उन्होंने अपनी पत्नी से दूरी काट तो ली, पर वह दरअसल अपनी पत्नी पर गुस्सा थे क्योंकि यह उनके पास वापस नहीं आ रही थी। वही चीज उनके अंदर फंस चुकी थी और बीमारी की शक्ल धारण कर गई है। इसीलिए जब इन पर बीमारी का दौरा पड़ता है तो ये अपनी पत्नी को ही तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि यह मर्ज ही ऐसा है कि इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन ज्यादा ध्यान और प्यार देने की जरूरत है और हम लोग इनको बहुत ज्यादा खुश और इनका ख्याल रखते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।